गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज मी निखिल गर्ग। वेलकम्स टू माय चैनल गोला द ऑलराउंडर अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इस सीरीज के कि हम एक ऐसी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम आपको पूरे कोरोना वायरस की एक टाइमलाइन बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या मेजर्स लिए गए वर्ल्ड वाइड भी, देश भर में भी, स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर। तो हमने इससे पहले आपको बताया कि हमारे देश में कैसे कैसे लॉकडाउन हुआ। हमने इससे पहले आपको ये भी बताया कि जो दो थ्योरीज थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी, वो क्या थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हुआ है, पहले कैसा था, अभी कैसा है और कैसा हो सकता है, या फिर मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम प्रिकॉशंस कैसे कैसे ले सकते हैं कोरोना से बचने के लिए, या कोरोना, जब कोरोना वायरस किसी को होता है तो उसके बाद क्या क्या क्योर किया जाता है उनका। उसके बाद हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। तो हम ये तीन मेन टॉपिक जो हैं इस वीडियो में आपके साथ हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। अब मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं हेल्थ स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे देश ने, इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट्स ने, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्थ स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट किया है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अलग अलग कंट्रीज, जो बहुत बड़ी कंट्रीज थी जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत टॉप पे था, वैसी ऐसी कंट्रीज जैसे इटली, यूएस, जैसे मैं बात करूं तो फ्रांस, जर्मनी, ऐसी ऐसी कंट्रीज का जो एक हेल्थ स्ट्रक्चर था वो भी कोलैप्स कर गया। हमको खतरा था कि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन ना आए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से मेजर्स लिए और हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन नहीं आई जैसे बाहर की कंट्रीज में आई कि बेड कम है और जो पेशेंट है कोरोना के वो ज़्यादा। लेकिन हमारे इंडिया में जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी अच्छी ये है कि हमारे पास फ्यूचरिस्टिक पॉइंट्स को लेकर बहुत अच्छी एक सिचुएशन है इंडिया के अंदर। हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके से तैयारियां हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा बेड है कि अगर एक पेशेंट है तो हमारे पास उसके लिए 5 बेड्स अवेलेबल है। ये सिचुएशन है। अगर मैं अलग अलग जगह की बात करूँ, हाँ, कुछ एक जगह की मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में जब एकदम मास में केसेस आए तो थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। जैसे मुंबई की अगर मैं बात करूँ, मैं दिल्ली की बात करूँ, स्टार्टिंग की तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, टैकल किया, और उसके बाद अभी इस पोजीशन पे खड़ी है हमारी कंट्री या हमारी गवर्नमेंट्स की, हमारे पास एक्स्ट्रा बेड्स अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं लॉकडाउन से पहले की, कोरोना वायरस से पहले की बात करूं तो हमारी जो हेल्थ स्ट्रक्चर था वो इतना कुछ खास नहीं था, वो इतना कुछ इम्प्रूव नहीं था जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज का हो सकता है, या हमारा इम्प्रूवमेंट का लेवल वो हो सकता था, वो हमारा नहीं था। अगर मैं आपको बताऊं तो 50,000 के अराउंड ऑल ओवर इंडिया में वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे। ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 20 lakhs के अराउंड टोटल बेड्स अवेलेबल थे। हम पीपी किट कंप्लीट बाहर से इंपोर्ट करते थे, बहुत रैशनल यूज करते थे उसका, बहुत कम से कम यूज करते थे उसका। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी कंट्री के साथ, और इस चीज को एक्सेप्टेंस मिला है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्सेप्ट की इस बात को। हमारे ऑनरेबल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम अभी ठीक हो रही है, और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अब जैसे मैं आपको बताऊं, पीपी किट्स मैंने आपको बताया हम बहुत रैशनल यूज करते थे, चाहे वेंटिलेटर्स हम बहुत रैशनल यूज करते थे। बहुत एक जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती थी उस इंसान की, हम तब यूज करते थे क्योंकि हमारे पास रैशनल यूज के लिए ही था, बहुत लिमिटेड होते थे हमारे पास। लेकिन अगर मैं आज की अगर आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 6 लाख के अराउंड जो पीपी किट्स हैं वो डेली इंडिया में बन रहे हैं। 1000 से 1500 के अराउंड टोटली वेंटिलेटर्स इंडिया के अंदर बन रहे हैं। पीपी किट्स में मोर देन 600 कंपनीज इन्वॉल्व है इंडिया की। बैंगलोर मेन हब है। और अगर मैं वेंटिलेटर्स की बात बताऊं आपको तो मोर देन 50 कंपनीज इन्वॉल्व है। जहां लॉकडाउन से पहले या कोरोना वायरस से पहले था ही नहीं कुछ भी, वहां अभी इतने बड़े मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है। हम दुनिया के लिए प्रोड्यूसर बन रहे हैं, प्लस हम अपने देश में तो यूज कर ही रहे हैं, हम लोगों का भी फायदा कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दोनों ने ही बहुत अच्छे तरीके से काम किया, बहुत अच्छे अच्छे मेजर्स लिए। जैसे जो लॉकडाउन का एक टाइमिंग था, 25 मार्च को ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन किया गया। उससे पहले स्टेट्स अपने अपने लॉकडाउन कर रहे थे, लेकिन 25 मार्च को ही जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने ये ऐलान किया कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। हमारे देश की बाउंड्री भी सील कर दी गई और हमारे इंटर स्टेट, इनफैक्ट हमें घर से बाहर भी सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए निकलना रहता था, या हमें कुछ इंपॉर्टेंट परचेज करना तो हमको निकलना है। तो वो एक ऐसा स्टेप था
उस चीज़ में हमारे अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स ने भी, ऑफिशियल्स ने भी, हमारे सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी गवर्नमेंट्स को उसका अरेंजमेंट करने का भरपूर टाइम मिला। जैसे जो हमारा लॉकडाउन था ऑलमोस्ट वो मतलब ये लगा लीजिए 40-45 डेज कंप्लीट चला है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें खुलनी स्टार्ट हुई। लेकिन जो वो 45 डेज थे फ्रेंड्स, वहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो हमने बहुत अच्छे तरीके से उस एक अवसर को भुनाया। हमारे पास टाइम था, हमने बेडिंग बढ़ाए, हमने कोरोना के लिए हम जितने तरीके से आइसोलेशन अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते थे, वार्ड्स हमने यूज़ किए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आती है कि जब कोरोना इंडिया के अंदर आया था, हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया हमारी 130 करोड़ या 140 करोड़ लोगों की आबादी में हमारे पास सिर्फ 20 लाख बेड्स थे। अगर उस टाइम पे मास में केसेस आ जाते तो शायद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाता। लेकिन ये काम भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी गवर्नमेंट्स ने ही किया कि जैसे लॉकडाउन मैंने आपको बताया बहुत सही टाइम पे हुआ, जिस वजह से मास लोगों में एक साथ नहीं फैला। हमको वो एक तैयारी करने का टाइम मिला। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई कि हमने लॉकडाउन में किस तरीके से कोरोना वायरस को झेलने की कोशिश की या फिर उसमें इम्प्लीमेंट की अलग अलग चीज़ें। अब मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत बढ़ चढ़कर इस चीज़ में सपोर्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया बेड्स बढ़ाने की जो एक सेंटर और स्टेट के आपस में एक रिलेशंस थे, उसमें वो काम किया गया। पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स अलग अलग स्टेट्स को प्रोवाइड किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और भी बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प की गई। तो ये एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन में काम किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स जहाँ पर जितने केसेस वहाँ की गवर्नमेंट्स ने अपने अपने हिसाब से मेजर्स लिए। जैसे मैंने मुंबई का आपको बताया, मुंबई इंडिया की सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट सिटी थी कोरोना वायरस की। सबसे ज्यादा केस प्रेजेंटली मुंबई के अंदर ही है, क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा रीजन है वहाँ का। दिल्ली में भी जो सेकंड वर्स्ट सिटी है इंडिया की वो है दिल्ली। ये दो रीजन है कि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज एक ये है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वहां पर है वो, तो जो बाहर से, क्योंकि कोरोना वायरस इंडिया में नहीं था, कोरोना वायरस जो है वो टोटली बाहर से है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वुहान में इसका ओरिजिनेशन हुआ, तो वहां से इटली में फैला। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि इटली से ये जो केसेस थे वो इंडिया में आने चालू हुए। जैसे दिल्ली में एक इंसान आया था मार्च की स्टार्टिंग में, तो इस तरीके से ये केसेस बढ़ते चले गए, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहीं से ये लोग आए। तो अब मैं फ्रेंड्स अगर आपको बताऊं तो ये तो एक तरीका, ये तो एक बात हो गई कि हमने क्या क्या चेंजेस किए या फिर कैसे कैसे सिचुएशंस को हमने हैंडल करने की कोशिश की। अब जैसे मेजर्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग लिए। जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूं तो वहाँ के जो बीएमसी हैं उन्होंने होटल्स को लिया किराए पे। उन्होंने वहाँ का जो स्टेडियम होते हैं, क्रिकेट स्टेडियम होते हैं या अलग अलग तरीके के जो स्टेडियम्स होते हैं उनको लिया। वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, बेडिंग की, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं। हमारे पास बेड्स हो सकते हैं अवेलेबल, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो। उसके बाद अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके बेडिंग स्टार्ट की एक्स्ट्रा करने। हमारे जो दिल्ली में मैरिज हॉल्स होते हैं, बैंकेट हॉल्स होते हैं, उनको लिया गया, होटल्स को लिया गया किराए पे। उसके बाद अभी रिसेंटली एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने और प्लस एक रिलीजियस प्लेस है ब्यास करके, उन्होंने 10,000 बेड्स का अरेंजमेंट किया दिल्ली के अंदर। अब वो 10,000 बेड्स इस तरीके से अरेंज किए गए कि वो फुली इक्विप्ड थे। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वहाँ पर वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं उस हॉल में। तो इस तरीके से वहाँ पर पूरी तैयारी की गई। दूसरा एक मेजर्स दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लिया कि होम आइसोलेशन स्टार्ट किया। जैसे स्टार्टिंग में जो केसेस मिल रहे थे वो बहुत एक हार्ड हिट केस मिल रहे थे, लेकिन बाद में कुछ एक माइल्ड केसेस मिलने स्टार्ट हुए जिनको सिम्टम्स भी नहीं थे लेकिन उनको कोरोना वायरस था। अब किसी को कोरोना वायरस होता है तो अब जैसे सिम्टम्स क्या होते हैं, खांसी, कोल्ड कफ होना, जुकाम होना, उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होना, इस तरीके से कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी मिले जिनको कोई सिम्टम नहीं था। अब हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतने बेड्स अवेलेबल नहीं, अगर हम सबको भर्ती करने लगेंगे तो हमें कम पड़ेगा जिनको सच में जरूरत है। तो होम आइसोलेशन स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीमीटर दिया उनको, जिससे ऑक्सीजन नापते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो जो कोरोना वायरस का इलाज है वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं। इंडिया में क्या, वो पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस हो जाता है तो आइसोलेशन में रखने के बाद उनको पैरासीटामोल दी जाती है। ऐसा हमारे दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है। जब किसी इंसान को आइसोलेशन वार्ड में लाया जाता है तो उसको कोरोना वायरस से बचने के लिए, फीवर उतरने के लिए, फीवर होता है हल्का हल्का कोरोना वायरस में, तो
उनको पीसीएम दी जाती है, प्लस अगर ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है। साथ ही में वेंटिलेटर्स अगर जरूरत होती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है तो हम वेंटिलेटर्स का भी यूज उस कंडीशन में करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि इसका इलाज क्या है। उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, उसके बाद मतलब 14 डेज तक उनको रखा जाता है। उनकी लगातार टेस्टिंग होती है। जब भी उनका कोरोना वायरस नेगेटिव टेस्ट आता है, अगर पॉजिटिव आया तो उनको रखा जाता है आइसोलेशन में। वो इसलिए नहीं रखा जाता कि उनकी शायद कंडीशन खराब हो जाए, वो उनको इसलिए रखा भी एक सबसे बड़ा रीजन आइसोलेशन में रखने का ये है कि उनकी वजह से किसी थर्ड पर्सन को ना फैले, क्योंकि ये जो एक बीमारी है ना फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं छूने से फैलती है, ये छूने से बढ़ती है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, उसके बाद भी अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं। अब ये तो हुई फ्रेंड्स बेड्स की बात की, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने कैसे कैसे बढ़ाया बेड्स को, कैसे कैसे अलग अलग स्टेट से मेजर्स लिए। मैंने आपको महाराष्ट्र का बताया, प्लस कैलकाटा ने भी सेम मेजर्स लिए, सेम इसी तरीके से स्टेडियम्स को एक्वायर किया, किराए पे लिया और वहाँ पर सेम तरीके से उनको यूज़ किया। तो ये एक इस तरीके से जो सिचुएशन थी उसको सबने मिलकर टैकल किया। उसके बाद इसमें जो एक बहुत अहम भूमिका निभाई किसी एक डिपार्टमेंट ने, तो फ्रेंड्स वो था रेलवे। अगर मैं आपको बताऊं तो 15,000 आइसोलेशन बेड्स रेलवे ने प्रिपेयर किए। रेलवे हर चीज़ में आगे रहा बढ़ चढ़कर, चाहे वो सैनिटाइजर बनाना हो, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी करनी हो, क्योंकि जो हमारे देश में अलग अलग जगह पर इंडस्ट्रीज हैं और वहाँ पर हर तरीके की इंडस्ट्री अवेलेबल है और वहाँ से पूरे देश में सप्लाई होता है। तो वो जो सप्लाई होता है फ्रेंड्स, वो जो मेनली सप्लाई होता है वो होता है रेलवे के थ्रू। तो यहाँ पर रेलवे ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक सर्विसेज तो दी, उसके बाद जो उनका सेकंड एक सबसे अच्छा काम जो है, सबसे बढ़ चढ़कर एक काम था उनका, वो था आइसोलेशन बेड्स प्रिपेयर करना। उन्होंने अपने ट्रेन के कोचेस को यूज़ किया, वहाँ पर उन्होंने उनमें वेंटिलेटर्स, कहीं पर ऑक्सीजन या जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने वहाँ पर वो फिट किया। और आइसोलेशन, क्योंकि जो ट्रेन होती है हम उनको कहीं भी ले जा सकते हैं, प्लस इंडिया में सबसे बड़ा जो एक कनेक्शन है, एक जो आप कह सकते हैं कि हर जगह जिसकी रीच है वो है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के कोच को कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। सेम काम अभी हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हमारी रेलवेज कर रही है। जहां पर जरूरत होती है, जिस स्टेट को जरूरत होती है वहां पर उन कोचेस को दिया जाता है। और आइसोलेशन में जैसे मैं दिल्ली की बताऊं तो सबसे पहले जो 500 बेड्स थे वो दिल्ली गवर्नमेंट को ही दिए गए। तो इस तरीके से हमारे रेलवेज ने भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सब चीज़ों में। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर ही रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट रोल, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर किया है हमको कोरोना वायरस से बचाने के लिए। चाहे वो हम थे, हमारा पूरा देश था, जैसे मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के जो हेल्थ स्ट्रक्चर थे वो कोलैप्स हो गए, लेकिन हमारी इंडिया के जो स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहा, कोलैप्स नहीं हुआ। एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ कि हमको बेड्स ज़्यादा चाहिए और हमारे पेशेंट्स ज़्यादा या बेड कम है, इस तरीके की सिचुएशन हमारे इंडिया में नहीं आई। हमारे उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो था हमारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो नर्सिस हों, चाहे वो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हो, चाहे वो हमारे सेंट्रल जो रिजर्व फोर्सेस होती हैं, जो अलग अलग जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इस तरीके से जो अलग अलग फोर्सेस होती है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले किया है अपना। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अगर थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर की बात करूँ तो हमारे गवर्नमेंट ने, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हेल्थ स्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट भी की है। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो एडिशनली जो एक हर साल का बजट होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा अभी 15,000 करोड़ हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि हम 15,000 करोड़ रुपीस हम इस चीज़ में दे रहे हैं, मतलब एडिशनली हम बूस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद जो एक साल का बजट होता है, अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 70,000 करोड़ का जो बजट है वो है, प्लस हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 to 4% उसको और बढ़ाएगी। जो हमारी जीडीपी है उसका मैक्सिमम जो एक अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो 1.5% के आसपास यूज होता है। तो हमारी गवर्नमेंट की प्लानिंग इस तरीके से है कि हम 3-3.5%, 4% तक हम हेल्थ स्ट्रक्चर में आने वाले टाइम में यूज करेंगे। तो एक ये बहुत अच्छा वेलकमिंग स्टेप है कभी भी गवर्नमेंट के लिए। ने 50 लाख रुपीस पर हेल्थ वर्कर या किसी की भी अगर ऐसे डेथ होती है तो उनको इंश्योरेंस दिया। उसके बाद हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस दिया, हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने 50 लाख का इंश्योरेंस दिया। इस तरीके से राजस्थान, पंजाब, हर तरीके की, हर जगह, महाराष्ट्र, हर जगह इन हेल्थ वर्कर्स को बढ़ावा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इनको ये बोला गया कि आपकी फैमिली का ध्यान हम रखेंगे, आप हमारा ध्यान रखिए।
हमारी गवर्नमेंट ने इस तरीके से उनको बोला, उनको मोटिवेट किया, उनको बूस्ट किया, उनको ये एक डेंजर नहीं था कि वो काम कैसे करें, क्योंकि एक ये डर भी होता है कि अगर मैं आपको बताऊं तो थाउजेंड्स ऑफ हमारे टोटली पुलिस ऑफिशियल्स की डेथ हुई है, 100 के अराउंड पूरे देश में हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी डेथ हुई है, तो एक ये बहुत बड़ा पार्ट है। उसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, हम पीपी किट की बात कर रहे थे, हम अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे देश में अच्छे लेवल पे बूस्ट हुआ है। अगर मैं बात करूं तो चाइना पहले इकलौता मैन्युफैक्चरर था, इंडिया अभी सेकंड हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है, और वो इंडिया के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि 6 लाख के अराउंड डेली पीपी किट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 1500 के अराउंड टोटल डेली जो है वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो हमारे अलग अलग तरीके से हम इंडिया भी, और जैसे आत्मनिर्भर की एक बात होती है, सेल्फ रिलायंस की एक बात होती है, तो हम सेल्फ रिलायंट इस चीज़ में तो हम बन गए हैं, प्लस हम दुनिया के लिए भी हम जो है प्रोड्यूसर बन गए हैं, हम उन तक भी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था एक्सपोर्ट, लेकिन अभी उसको इजाज़त मिली है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का ऐसा बोलना था कि पहले हम अपने देश में सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद हम आगे कहीं भेजेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स फैक्ट्स एंड फिगर की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या। मैंने आपको बताया कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो कैसे बच सकता है, लेकिन हम बच कैसे सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स जैसे अनलॉक्स हो रहे हैं डेली, अलग अलग चीज़ों में छूट मिल रही है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपने भी देखी होगी रिसेंटली कि दोबारा से कई जगह पर लॉकडाउन होना स्टार्ट हो गया। जैसे बिहार में 15 डेज के लिए हो गया है, पुणे में लगाया गया, कर्नाटका में, बैंगलोर में लगाया गया। इस तरीके से अलग अलग जगह पर दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को डर है कि दोबारा से फैले ना, क्योंकि वहां पर ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, इसलिए वहां पर ये चीज देख के हो रही है। प्लस अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मैंने आपको बताया सेंट्रल स्टेट के कोलैबोरेशन में काम हुआ, जिसकी वजह से एक टाइम पे फ्रेंड्स 4000 केसेस डेली मिल रहे थे। और अभी हमारे लिए रिलीफ की बात है, खुशी की बात यह है कि हम अभी 800 या 1000 केसेस पर डे पे आ गए हैं दिल्ली के अंदर। प्लस दिल्ली का रिकवरी रेट भी 85% है, 80% है सॉरी। उसके बाद अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो 65 से 66% के आसपास हमारा इस टाइम पे रिकवरी रेट है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को हमारे कंफर्म करता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन के अराउंड टोटल केस हो चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर 3 to 3.5 लाख केसेस ही हैं, इससे ज़्यादा केसेस हॉस्पिटल्स के अंदर अभी नहीं है, रिकवर हो गए हैं। फर्टिलिटी रेट है हमारे इंडिया में, लेकिन फर्टिलिटी रेट भी कम है, 24,000 के अराउंड टोटल फर्टिलिटी हुई है। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें या इस एक पैंडेमिक की बात करें, उस हिसाब से हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से इस एक सिचुएशन को टैकल किया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब मैं बात करता हूँ सेफ्टी मेजर्स की, कि कोरोना हो गया तो वो मैं आपको बता चुका। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना से हम बच कैसे सकते हैं अगर हमें नहीं हुआ है तो उसके कुछ एक स्टेप्स हैं फ्रेंड्स। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि हमको क्या क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स स्टेप कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हमको अपने मुंह को, अपने नाक को ढक के रखना अगर हम बाहर जा रहे हैं तो, और हम बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले वॉश को हैंड करना फ्रीक्वेंटली, चाहे हम बाहर जा रहे हैं नहीं भी जा रहे हैं, किसी नॉर्मली कांटेक्ट में भी आ रहे हैं तो हम अगर बार बार हाथ धोएंगे और 20 सेकंड तक साबुन से धोइए, अलग अलग हैंड वॉश से धोइए, सैनिटाइज तो भी कर लीजिए। और सैनिटाइजर के बाद भी आप अपने हाथ, क्योंकि सैनिटाइजर में केमिकल होता है, अल्कोहल होता है, तो उसके बाद भी आप साबुन से हाथ धोइए, हैंड वॉश से हाथ धोइए 20 सेकंड्स तक, ताकि जो जर्म्स होंगे आपके हाथ में वो पूरे अच्छे तरीके से खत्म हो सके। उसके बाद हमको नाक को हाथ नहीं लगाना है, हमारी आईज को हाथ नहीं लगाना है, हमारे मुंह को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि मान लीजिए हम किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आए हैं और हमने हाथ नहीं धोए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नाक को यूं हाथ लगाना, मुंह को यूं हाथ लगाना, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है हमें। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी ऐसे बंदे कांटेक्ट में आए हैं, उनसे हाथ मिलाया है या ऐसी जगह से गए हैं तो, या हमने किसी चीज़ को टच किया है तो हमारे हाथ पे चिपक जाते हैं जर्म्स, जिसकी वजह से हमारे आँख, नाक और मुँह की वजह से ईजिली वो हमारे अंदर आ सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा स्टेप होगा कि हम कहीं पर भी शरीर को हाथ न लगा रहे, हम बाहर जा रहे हैं, सबसे पहले हम हाथ धोए अच्छे तरीके से, मुंह को धोएं। उसके बाद अगर पॉसिबिलिटीज होती है तो हम नहा लें, ताकि अगर कहीं पर किसी चीज़ को हमने हाथ भी लगाया तो वो हम बच सके वहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स हमें खांसी या छींकते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए हमको कोरोना है लेकिन हमें पता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग भी मिले हमारे देश में, हमको पता नहीं है कि हमको कोरोना वायरस है, तो क्या कीजिए, जैसे ये कोनी होती है, ये बाजू है हमारी या आम है हमारा, इसको यूं करके छींकिए ताकि जो वायरस है वो हवा में ना फैले, वो यहीं पर रह जाए। हाथ भी यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि हाथ भी हम बार बार मुँह पे लगाते हैं, हम किसी से मिलाते हैं, किसी के कॉन्टेक्ट में आते हैं। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ये किसी के जनरली टच में नहीं आता। उसके बाद फ्रेंड्स
एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो हमको क्राउड में जाना अवॉइड करना है अभी। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट ने क्राउडेड प्लेस ऑलरेडी बैन कर रखे हैं, लेकिन हमें भी ये चीज से बचना है कि ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे हमको नहीं जाना। अगर हम कहीं सामान लेने गए और ऑलरेडी वहां भीड़ है तो हम दूर खड़े हों, जब पूरी भीड़ खत्म हो जाए तो हम सामान लें। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बताया, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी बताया, प्लस WHO ने भी बताया कि मिनिमम जो आपका जो एक डिस्टेंस है वो 2 गज का होना चाहिए, 6 फीट का होना चाहिए। अगर 6 फीट का डिस्टेंस होगा तो इजीली अगर सामने वाले कोरोना होगा भी तो बात करते टाइम हमारे तक नहीं आएगा। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बताऊं, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो हमको कोरोना नहीं है, या फिर अगर हमको कोरोना है तो हम लोगों में ना फैलाए। अगर हमको कोरोना नहीं है लेकिन जनरली तबीयत खराब है तो हम ऐसा ना हो कि हमें कोरोना हो जाए, क्योंकि अगर हमारी तबीयत खराब में हमको कोरोना वायरस होता है तो वो एक बॉडी पे बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है और वो अच्छा नहीं होता। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है हल्का होता, कोल्ड होता है हल्का होता, खांसी जुकाम होता है, सूखी खांसी होती है। तो एक हम इस चीज में एक मेजर्स ये ले सकते हैं कि हम एकदम से हॉस्पिटल में रश ना करें। जैसे हमने देखा कि हॉस्पिटल्स में एकदम से लोग रश करते हैं, भागते हैं कि उनको कुछ हो तो नहीं गया। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जनरली, क्योंकि ये जनरली भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जनरल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है हमको कोरोना वायरस नहीं भी है। तो पहले हम एकदम हॉस्पिटल जाने से पहले एक चीज़ हमें सुनिश्चित करनी है कि हमको डॉक्टर से बात करना है। फिर डॉक्टर जैसे हमको एडवाइस करेगा हम वैसा करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हॉस्पिटल में भी एकदम से भीड़ नहीं लगती, लोगों में नहीं होता। प्लस अगर मान लीजिए हमको है और हम ऐसी जगह जा रहे हैं तो ज़्यादा लोगों को होगा, और हमको नहीं है और वहाँ किसी को हुआ तो हमको होने का भी एक खतरा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया हमेशा फेस को कवर करके रखिए। फेस को अलग अलग जैसे मास्क आते हैं, अभी आप मास्क से कवर कर सकते हैं, आप हैंकी से कवर कर सकते हैं। हैंकी को आपने खोला, हैंकी को आपने पूरे अच्छे तरीके से बांध लिया। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बताया कि हम एक जो कपड़ा होता है गमछा जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मली हम रखते हैं अपने गले में, जो हमारे गाँव साइड के लोग होते हैं वो रखते हैं, हम उससे भी अगर कवर कर लें। मेनली हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे अंदर वायरस या जर्म्स ना जाए, तो हम उस चीज से भी हमको सेफ रहना है। अब फ्रेंड्स मैं अगर आपको बताऊं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे उसका वो ये है कि 10 साल से कम के बच्चे और 50 ईयर से अबव बच्चे, ये चाहे WHO चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उनके क्लियरली गाइडलाइंस है कि इन लोगों को बाहर नहीं निकलना। क्यों? क्योंकि अगर किसी अच्छे मतलब नॉर्मल एज वाले को होगा तो वो इंसान बच सकता है, लेकिन इनकी जान को खतरा रहता है क्योंकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो हमको उस चीज़ में हेल्प करनी है। हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग है हम कोशिश करें वो बाहर ना जाए और उनके जितने भी काम है ये हम खुद करें जाके। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। इसमें एक पॉइंट और आता है फ्रेंड्स कि जो जैसे मान लीजिए हम थूक रहे हैं, तो जब हम थूकते हैं तो अगर मान लीजिए हमारे अंदर कोरोना वायरस है तो जैसे मैंने आपको बताया छींकते या खांसते टाइम भी जो हमारे जर्म्स हैं, हमने यूं क्यों किया कि हमारे जो जर्म्स है वो नॉर्मली हवा में ना फैले, क्योंकि ये एक बीमारी है जो हवा में भी कुछ टाइम तक रहती है। ऐसा हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है, WHO की रिसर्च का मानना है कि कुछ टाइम तक जर्म्स रहते हैं, तो हम थूके भी ना, ताकि ज़्यादातर मतलब लोग उससे सेफ रहे। हमको अपनी सेफ्टी तो करनी है, हमें बाकी लोगों की भी करनी है, चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो हमारे नेबर्स हो, चाहे वो हमारी कंट्री के अलग लोग हो, चाहे वो दुनिया में कहीं के भी लोग हो, हमको सबको बचाना। उसके फ्रेंड्स मैं अगर एक बात आपसे करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको फेक जो न्यूज़ होती है, जो एकदम से स्प्रेड होती है, जो रूमर्स होते हैं, हमको उससे भी बचना है। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं तो सबसे ज़्यादा डेंजर और किसी का तो पता नहीं कि कोरोना वायरस से कितना होगा, लेकिन फेक न्यूज़ से स्प्रेड उनसे बहुत ज़्यादा खतरा होता है और बहुत ज़्यादा इंसान पैनिक कर जाता है। तो एक ये चीज़ भी है कि हमको वहाँ से भी सेफ रहना है। अब फ्रेंड्स मैं आपसे बात करता हूँ वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन पे हमारी कंट्री ने कैसे कैसे काम किया है। अभी रिसेंटली आपने बहुत सुना होगा कि ICMR ने वैक्सीन को बोला है कि हम 15 अगस्त तक लॉन्च करेंगे। रशिया ने रिसेंटली बोला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो अभी हम वो सब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये एग्जैक्टली न्यूज़ है क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है वैक्सीन का आना। फ्रेंड्स अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत बायोटेक, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है मेडिकल रिसर्च की लाइन में, थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर हमारे इंडिया की वैक्सीनेशन तैयार कर रही हैं। इन तीनों का कोलैबोरेशन है वैक्सीन तैयार करने में, और इनकी वैक्सीन तैयार है। इनका ऐसा बोलना है 13 जुलाई से इनको परमिशन मिली है जो ट्रायल स्टार्ट करने की, और उन्होंने बोला है, हमारे ICMR के हेड ने बोला कि हम 15 अगस्त तक इसको लॉन्च कर देंगे।
फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी सब लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं। अब जैसे मैं बताऊं तो जो भारत बायोटेक के जो हेड है डॉक्टर कृष्णा एला, उनका ऐसा बोलना है कि ये हमने अभी स्टार्ट किया है ट्रायल, और ये ट्रायल हम पता नहीं 4 महीने 5 महीने का प्रोसेस लग सकता है, क्योंकि कभी भी जो ट्रायल होता है वो 3 फेजेस में होता है। पहले फेजेस में 100 लोगों तक पे ट्रायल किया जाता है, वहां पर ये देखा जाता है कि किसी के ऊपर इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगले ट्रायल में 1000 लोगों पे, थाउजेंड्स के आसपास लोगों पे ट्रायल किया जाता है और ये देखा जाता है कितना इफेक्टिव है। उसके बाद थर्ड फेज में ये बहुत सारे लोगों पे, बहुत मास लोगों में एक साथ ट्रायल किया जाता है। वहां से अगर इनको मतलब जो एक अच्छी न्यूज़ मिल जाती है तो हम उसको लॉन्च करते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 4 से 5 महीने का, ये डॉक्टर कृष्णा एला का ही कहना है। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे जो ICMR के हेड है 2 जुलाई को उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम 15 अगस्त को सब कुछ सही रहा तो हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो वहाँ पर ये चीज़ क्वेश्चन उठती है कि कैसे वो इसको लॉन्च कर देंगे। अलग अलग साइंटिस्ट का भी यही बोलना है कि 4 से 5 महीने की जो एक पूरी प्रोसेस है फेसिस की, अलग अलग ट्रायल की, उनको हम 1 महीने में कैसा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। उसके बाद रशिया ने अभी क्लेम किया रिसेंटली, यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने बोला कि हमने कोरोना वैक्सीन बना ली है और हम उसको लॉन्च कर देंगे जल्दी। लेकिन अब यहाँ पर भी क्वेश्चन उठता है कि बहुत सारे लोगों का बोलना है कि ये 7 जुलाई को, जैसे मैंने आपको बताऊं 7 जुलाई को WHO ने भी ये बात बोली है एक कॉन्फ्रेंस में कि रशिया की जो यूनिवर्सिटी है वो अभी फर्स्ट फेज में है ट्रायल में। अब एकदम से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जल्द से जल्द इसको लॉन्च कर देंगे, क्योंकि 4-5 महीने का प्रोसेस है, तो आप एकदम से इसको कैसे कर सकते हैं। एक जो फ्रेंड्स मैं राहत की बात बताऊं, चाहे वो WHO हो, चाहे वो अलग अलग गवर्नमेंट्स हो, सबने ये बात बोली है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो अभी सबसे आगे है। और फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस किया है वो है एस्ट्राजेनेका। अब इन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिया, प्लस जून में हमारे WHO के साइंटिस्ट ने बोला था कि जो हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका है वो अभी बहुत अच्छे डेवलपमेंट स्टेज में है, और वो वही एक है जो सबसे आगे है अभी डेवलपमेंट में। थर्ड फेज उनका चालू हो गया था जून में ही। एक उनकी तरफ से एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है जल्दी हमारे पास। हो सकता है कि वो जल्दी, ऑफिशियली उनकी तरफ से कोई डेटा नहीं आया है या WHO ने कुछ नहीं बोला है अभी, लेकिन हो सकता है क्योंकि उनकी 4-5 महीने से उन्होंने फर्स्ट फेज खत्म किया है, उन्होंने सेकंड फेज खत्म किया है, फिर उन्होंने थर्ड फेज खत्म किया है। थर्ड फेज अभी उनका स्टार्ट है, वो जिसमें बहुत सारे लोगों पे ऑलरेडी ट्रायल स्टार्ट है। तो एक वहाँ पर न्यूज़ हम देखेंगे कि ये क्या होता है, जल्दी ही इस चीज़ पे भी न्यूज़ हमको मिल जाएगी। फ्रेंड्स अगर मैं दुनिया की बात करूं तो 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अलग अलग देश में, जैसे मैंने आपको इंडिया में बताया कि 3 ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफोर्ड का पता है 2 ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स वैक्सीनेशन, अलग अलग 100 कैंडिडेट्स वैक्सीनेशन किया, उससे ज़्यादा भी वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। और सबसे आगे जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कि हमारे वैक्सीनेशन में कितना अभी चेंजेस हुआ, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है, हमको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने, कोरोना का क्योर क्या है। अब फ्रेंड्स एंड में मैं सबसे इम्पोर्टेंट अपने जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ पूरे देश की तरफ से। उन्होंने एक बहुत ही एक्सट्रीमली वर्क किया है। जब लॉकडाउन था सब अपने अपने घरों पे थे, एक वही लोग थे जो कंप्लीटली रोड पे थे, गर्मी में थे, डॉक्टर्स जो थे वो 3-3, 4-4 महीने से घर नहीं गए थे। तो एक वो बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले कर रहे थे। जैसे लेबर्स भी थे, माइग्रेंट लेबर भी थे, या काम करने वाले भी थे, वो भी एक टाइम अपने गांव चले गए। लेकिन ऐसे लोग जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज में जुड़े हुए थे वो लोग घर नहीं जा पाए। उनको मेरा हाथ जोड़कर धन्यवाद है, और पूरे देश की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्लस कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ में सक्सेस हुए कि लोगों में ज़्यादा ये ना फैले, और फैले तो हम उसको बचा लें। गवर्नमेंट ने तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ही कि गवर्नमेंट आपको रिसोर्सेज देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन उस रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना ये हमारे सिर्फ डॉक्टर्स को आता है, सिर्फ नर्सिस को आता है, या एसेंशियल सर्विसेज। साथ में जो हमारे रेलवेज के ऑफिशियल्स वो इस काम में जुड़े हुए, चाहे उसके बाद जो अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज, चाहे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, स्टेट की थी, जैसे फूड डिपार्टमेंट था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। क्योंकि फूड ग्रेन्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग था कि 7 किलो तक पर पर्सन एक फैमिली को दिया जाए। तो एक इस तरीके की जो शुरुआत थी, इस तरीके की जो स्टार्टिंग थी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप इसको लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए कि लोग इस एक इन्फॉर्मेशन को देख सके। और हमारे बेल आइकन को भी दबाइए आप सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारे जो और भी वीडियोस आएंगे वो आप टाइम टू टाइम देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।